हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ का जो टॉपिक है आपका, ऑलरेडी हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का हमने कंप्लीट करा दिया है 30 क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में। ये हमारा 6 फरवरी 2023 का ऑलरेडी जो एग्ज़ाम हो चुका था ऑनलाइन, उसका है आपका। तो आइए हम लोग देखते हैं आज मैथ का। तो देखिए यहाँ तक हमने कर लिया था 30 क्वेश्चन। अब हम लोग आज मैथ का करेंगे, ठीक है ना। तो मैथ के कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है, इसमें सॉल्यूशन के साथ है। तो अब सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं सारे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। 1 to 5 का टीचर बनना है तो और क्या आएगा, 1 to 5 वाले ही सिलेबस आएंगे। तो अब देखिए 2/7 + 7/2 इसको जोड़ना है। तो इसमें क्या बताना है, इतना तो बेसिक आना चाहिए। दोनों का एलसीएम लेना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। 7 2 जा 14, 7 2 जा 4 और प्लस 2 7 जा 49। यहाँ से 53/14। तो अब इसको बाइफिकेशन करेंगे तो 14 3 जा 51। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। सी हो जाएगा। ठीक, 14 3 जा 42। तो बचेगा कितना आपका रिमाइंडर, 53 माइनस 42 में 1 और 1, तो 11 आपका हो गया ऊपर, 3 14, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ये घटते क्रम में। तो घटते क्रम में मतलब लेफ्ट साइड सबसे बड़ा होना चाहिए और राइट साइड सबसे छोटा होना चाहिए दिए गए नंबर्स में, क्योंकि घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो पहले तो हम नंबर को देखेंगे। तो 20.2, 2.2, 2.022, 2.02, 2.022, यानी सबसे बड़ा आपका ये है 20.2। अब और देखते हैं 2.20, 2.02, 2.000। तो ये आपका हो जाएगा कि 2.022, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से आप देख लिए होंगे। ये नंबर आपका ऑप्शन होने वाला है, ठीक है ना। तो अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहले बड़ा होना चाहिए और सबसे लास्ट में सबसे छोटा दिए गए नंबर्स में, ठीक। तो जब संख्याओं को बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर घटते क्रम में लिखते हैं तब उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 5 6 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 6 एंड 10। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हो गया दोस्तों आपका एलसीएम, ठीक है। 4 5 6 का एलसीएम निकालिएगा, 5 6 10 का एलसीएम। तो एलसीएम का रूल ये होता है ना कि दिए गए नंबर में जब भी एलसीएम आएगा तो जो बड़ा नंबर होगा उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो 4 5 6 ये नंबर है 4 5 6। तो 4 5 6 में क्या है ना, सबसे बड़ा 6 है। तो इतना श्योर है कि इसका एलसीएम 6 होगा या 6 से बड़ा होगा। तो क्या 5 6 का मल्टीपल है, नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए मल्टीपल जो सबका मल्टीपल डिवीजन हो सके, ठीक। तो अब 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30। 30 हमने लिया सपोर्ट है, तो 30 तो 6 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, लेकिन 4 से है नहीं है। तो बड़ा नंबर और देखना होगा। 6 6 36, तो ये है नहीं 5 से। तो अब आगे देखना होगा 42 60। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका कौन सा होगा। तो अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन ना कि सबसे छोटे डिफरेंस पूछ रहा है दोनों में। तो पहले तो इसका हम ये निकालेंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा 4 5 6 का। तो 4 5 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60, ठीक। और फिर नेक्स्ट है 5 6 10। तो 5 6 10 का तो हो जाएगा यही 30। तो 60 में से 30 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 30। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आप इसको देख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, अब पहला बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन है, 1। सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर कौन है, तो 9, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेकंड डिजिट नंबर कौन है, तो ये। और सबसे बड़ा सेकंड डिजिट नंबर 99, ठीक। तो अब कहता है डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर।
5 डिजिट नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। और कहता है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट ही हो गया। अगर एक जोड़ेंगे तो ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो ये हो गया 3 डिजिट का। अगर इसमें एक घटाएंगे तो सबसे ये 3 डिजिट का हो जाएगा, सॉरी 4 डिजिट का हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो 1 और 0 0 और 9, तो आपका हो जाएगा 9 0 0, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका है। फिर कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू द सम, इतना 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 टू ऑब्टेन इतना। तो अब क्या करना है ना कि सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है, और उसको इसमें से घटा दीजिए, तो रिमेनिंग जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि इन ए स्कूल देयर आर 320 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 1/4 आर गर्ल एंड रेस्ट आर बॉयज, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर एंड द नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट प्लेयर, ठीक। तो अब इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि 320 स्टूडेंट हैं, ठीक, आउट ऑफ विच 1/4 आर गर्ल, तो 1/4 यहाँ कर देंगे, तो ये 480 जा, ठीक है। 80 आपका गर्ल्स हो गए, तो 320 में 80 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ऑलमोस्ट कितना बचेगा, 3 और 8 4 12 और 240 के लमसम 240 आपके बॉयज आ गए, ठीक है। 2/3 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर, ये हमारा 240 आ गया। अब इसी पे हमको यही आएगा ना, 8 4 12 3, हो सकता है कुछ हो जाए, तो 240 आ गया, ठीक। 240 में 2/3 नंबर बॉयज जो है प्लेयर हैं, तो पूछ रहा है कितने बॉयज प्लेयर नहीं है। तो 2/3 अगर प्लेयर बॉयज हैं तो 2/3 यहाँ से निकालेंगे, तो 380 जा, तो यानी 80 गुना 2 करेंगे तो आपका 160 आ जाएगा। तो 160 बॉयज प्लेयर हैं, तो कितने प्लेयर नहीं हैं, तो टोटल बॉयज आपके 240 है ना, तो 0 आ गया आपका 814। 80 प्लेयर जो है ना आपके, वो प्लेयर नहीं है, कुछ और होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा देखिए आपका यहाँ बनाया हुआ भी है, ये क्वेश्चन का यही खासियत है। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन के माध्यम से सीख सकते हैं। तो विद्यालय में कुल संख्या 320 हो गया, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या आते हैं, यहाँ से आप यू शुड फाइंड द फाइनल आंसर। फिर कहता है कि टैक्सीमीटर शोज चार्ज ₹40 फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर ऑफ जर्नी एंड 15 किलोमीटर फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर ट्रेवल। तो कहता है ना कि आपका जो फर्स्ट 2 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं 1 किलोमीटर बोलता है कि पहला 1 किलोमीटर का फिक्स चार्ज हो गया 40, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया पहले 2 किलोमीटर का जर्नी का 40, और नेक्स्ट जो भी किलोमीटर आप तय करेंगे ना तो उसका आपको 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक। तो अब मोहन ने 190 रुपये टोटल घर से ऑफिस जाने के लिए पेड किया। तो अब बताइए कि उसका घर और ऑफिस का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो इसको बनाने का तो बहुत सारा प्रोसेस है, तो इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्या कहता है। पहला 2 किलोमीटर के लिए 40 रुपया उन्होंने पेड किया होगा, तो टोटल 190 रुपया पेड किया था, यानी 150 रुपया उन्होंने नेक्स्ट किलोमीटर के लिए पेड किया। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा अगर 15 रुपया है, तो अब बताइए 150 रुपया में कितना किलोमीटर चल पाएंगे। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 किलोमीटर चल पाएंगे। ऑलरेडी उन्होंने 40 रुपये में 2 किलोमीटर तय कर लिया है, तो 10 + 2 12 किलोमीटर उनका घर से दूरी है, डिस्टेंस, ठीक है। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया। एक खुद के रीजनिंग लॉजिकल बेसिस पे भी इसको बना सकते हैं, तो यही आपका बेटर है। कैसे बेटर है मैं दिखाता हूँ। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 का भाड़ा दिखाता है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपये का भाड़ा दिखाता है, ठीक है। तो मोहन ने टोटल 190 रुपये दिया घर से ऑफिस जाने के लिए। तो अब देखिए 190 रुपया टोटल मोहन ने दिया, तो ये तो कन्फर्म है कि वो 40 रुपये में 2 किलोमीटर चला होगा, तो 0 150 रुपया उसके पास बचा। तो अब 15 रुपया में 1 किलोमीटर चल रहा है, तो 150 रुपये में कितना चलेगा, तो रुपये को डिवाइड कर देंगे तो किलोमीटर आएगा। 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा उन्होंने तय किया है, और इधर 2 किलोमीटर इधर, तो 10 2 12 किलोमीटर, ठीक। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब कहता है ना कि एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है, बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। तो बाल्टी की धारता यानी कैपेसिटी बाल्टी का पूछ रहा है। तो अब देखिए कैसे बनेगा। एक बाल्टी के 2/7 भाग पानी है, ठीक है, एक बाल्टी है, तो 2/7 भाग पानी है। तो अब ये देखना है कि पानी कितना नहीं है। तो टोटल अगर 1 इसका कैपेसिटी मानते हैं तो 1 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7, बाकी आप देख लीजिएगा कैसे होता है। तो 5/7 आ जाएगा ये, ठीक है। 5/7 भाग पानी नहीं है, लेकिन 5/7 भाग में हम लोग 15 लीटर पानी भरते हैं, ठीक है। तो 5/7 जो है 15 का है,
तो अब इसको क्या कीजिएगा, 15 गुने 7/5 उल्टा करके, 5 3 या 15, तो यहाँ से 21 लीटर कैपेसिटी वाला आपका बाल्टी है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप 1-2 बार बना लेंगे तो आपको ग्रिप बन जाएगा। कम समय में कैसे बनाना है, क्योंकि टाइम सीटेड में कम है, ठीक है। 150 क्वेश्चन है, टाइमिंग आई थिंक 2 घंटे का ही होता है, तो देख लीजिए आप, 1 मिनट से भी कम है। तो वही प्रोसेस है, खाली भाग निकाल लीजिए और खाली भाग को भरने में 15 लीटर लगता है, तो कंप्लीट। अब क्वेश्चन है ट्रेन का। कहता है कि ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन ए एट 17:40 एंड रीच्ड स्टेशन बी एट 22:15 इन द सेम डे। टाइम टेकन बाय द ट्रेन फॉर द जर्नी इज। तो अब इसमें क्या है, आपका क्लॉक का ये आ गया। तो अब क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से 17:40 बजे खुलती है। 17:40 24 आवर का क्लॉक होता है ट्रेन में। 17:40 यानी शाम को बज गया 5:40, ठीक। तथा स्टेशन बी पर उसे 22:15 बजे पहुंचती। 22:15 मैंने रात का हो गया 10:15। तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगे समय, तो अब क्या है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब क्या है, ये देखिए, ये आपका हो गया 35 मिनट इधर, 35 कहाँ से 35 और 5:40, ठीक है। और आपका चूँकि बड़ा से छोटा घटाएंगे ना, तो 10 ऊपर हो जाएगा और 15 नीचे हो जाएगा, ठीक। तो अब इधर से 60 लेंगे, तो 60 लेंगे तो 5 और ये 75, 75 में से अगर 40 जाएगा, क्लॉक का यही नियम होता है कि जब इधर आप लेते हैं ना, तो 1 घंटे को लेते हैं। 1 घंटे मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट को 15 जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे, तो 35 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब इधर 9 में से 5 गया 4, तो 4 घंटा 35 मिनट उसको समय लगेगा। सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 22:15 में 17:40 घटाए हैं ये, तो 4:35 आया है डायरेक्टली, तो 4 घंटे 35 मिनट। तो आप इसको लॉजिकल थिंकिंग से भी बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें नियम कोई लगा है नहीं। नेक्स्ट कहता है कि एक 90 मीटर का लॉन्ग वायर है, उसको रेक्टेंगल में उसको बांध दिया गया इस तरीके से। इफ़ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर, ये आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो व्हाट इज इट्स एरिया, एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए वी शुड फाइंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। कैसे निकलेगा, तो पता है रेक्टेंगल का करेक्टर आपको कि जो दोनों पैरेलल साइड होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये 15 है, तो ये भी 15 हो गया, ठीक। 15 15 30 हो गया, ठीक। और टोटल आपका 90 सेंटीमीटर का ये लेंथ है कंप्लीट। तो 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो 60 बचेगा, 60 बचेगा तो ये आपका 30 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ठीक। यही होगा। अब इसको सब जोड़ेंगे तो आपका आ जाना चाहिए 90। तो 30 30 60 और 30 90। तो अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो 15 गुने 30 कर देंगे तो आपका 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर है, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कहता है कि नंबर ऑफ डिग्री इन 4 एंड 2/3 राइट एंगल इज हाउ मच मोर देन 395। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है। तो अब क्या है ना कि 2/3 और +4 को अब जोड़िए, जो भी आएगा उसको आप 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों 90 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्लियर कह रहा है ना इन्होंने, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो अब यहाँ से आ जाएगा आपको 420, और 420 में 395 से कितना बड़ा है, क्लियर पूछ रहा है, तो 25 डिग्री बड़ा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो थोड़ा सा आप टाइम टेकिंग हो सकता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मोस्टली रिपीट ही होते हैं क्वेश्चन। अब कहता है आइडेंटिफाई द शेप विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब इसमें प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन किस टाइप का दिया हुआ है। तो आपका 4 दिया हुआ है, उसमें से पूछ रहा है कि कौन क्या कैसे है। तो आइए देखते हैं इसको। पहला कहता है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग शेप, ठीक है। इट हैज़ 4 साइड, इट इज ए क्लोज फिगर। तो अब देखिए पहला कंडीशन क्या का, इट हैज़ ए 4 साइड, ठीक। इट हैज़ ए क्लोज फिगर, क्लोज फिगर है। इट हैज़ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, जो अपोजिट साइड है ना वो पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है और इक्वल है। अपोजिट साइड की बात किया गया, चारों साइड की नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्या कहता है कि ऑल इट्स एंगल आर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, अब देखिए 2 कंडीशन बनता है, एक तो ये स्क्वायर भी हो सकता है, एक आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है। लेकिन अब स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने क्लियर ये बोला है कि अपोजिट साइड जो है पैरेलल है और आपका इक्वल है। ये नहीं बोला है कि चारों साइड आपका इक्वल है। तो ये आपका डिफिनिट, और 90 डिग्री तो दोनों केस में होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल।
तो इस बेसिस पर स्क्वायर होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर, लेकिन देखिए क्वेश्चन में दोनों चीज़ बोल दिया, ऑप्शन भी दे दिया आपको, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रेक्टेंगल दिया पहला ऑप्शन, दूसरा स्क्वायर दिया, और तीसरा रेक्टेंगल और स्क्वायर दिया, और रोम्बस ओनली। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर दे रहा है ऑप्शन, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरी है। ठीक है ना, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 25 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। ठीक, इतने लोग जो है मैथ में नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, टोटल 25 स्टूडेंट का नंबर इसमें दिया हुआ है। तो कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 32 एंड 42। तो अब इसको ऐसे बनाने के लिए अगर गलती ना हो तो क्या करना है, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट कर लेना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिसमें आपको अच्छा लगे। तो इससे क्या होगा, आपको एक क्रम पता चल जाएगा। तो वहाँ से आप क्या कीजिएगा, 32 और 42 वालों के बीच का नंबर उठाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है बिटवीन 32 और 42 के बीच में, तो 32 वालों को हम लोग नहीं लेंगे और ना ही 42 वालों को लेंगे। ठीक, तो अब देखिए इसमें कैसे बनाएं। तो क्रम में लिख दिया इन्होंने, तो क्रम में कैसे लिख लिया, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, 16, 42, 27 बढ़ते क्रम में। और ऑप्शन में पूछ रहा 42 और 32 और 42 के बीच में। तो अब देखिए 31 यहाँ हुआ, तो 32 को तो लेंगे नहीं, 32 दिया भी नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो 33 से स्टार्ट करेंगे, तो 33, 34, 34, 34, 42 तक लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ 42 भी दिया हुआ है, तो अब कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि 42 को लें या ना लें। तो 32 और 42 के बीच में बोल रहा है, तो 42 को हम लोग इग्नोर करेंगे, 42 से छोटा लेंगे। तो 42 से छोटा क्या है, 40, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका चलेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो आपका चलने वाला है 32 के बड़ा, तो यानी यहाँ से चलेगा, शुरू होगा, और जब 42 से छोटा तो यानी 40 तक। ठीक, तो अब कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 ऐसे नंबर हैं आउट ऑफ 25 स्टूडेंट जिन्होंने आपका 32 से 42 अंक को प्राप्त किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपका जो है नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर, एक डीलर है जो कंप्यूटर को बेचता है, तो 6 दिन का उसको डाटा दिया हुआ है कि कितने दिन बेचे गए कंप्यूटर की संख्या। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे एंड द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है ना, सोमवार, बुधवार, शनिवार को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या और मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या में अंतर। तो ये आप बेसिक क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। जो दिन बता रहा है उसको जोड़ लेंगे, और जो दिन सेकंड वाले बता रहे हैं उसको जोड़ लेंगे, और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपका डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है सोमवार, बुधवार और शनिवार को टोटल कंप्यूटर बेचा गया 28, 37, 25, यानी 90 टोटल आ गया। और मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बेचा गया कौन सा, 25, 23, 38। तो आपका टोटल आ गया आपका 4 कंप्यूटर का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, ये पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है। कहता है 1, 1, 5, 3, 8, 7, 9, 11 इक्वल टू 27 हो गया। तो कह रहा है कि 13, 15, 17, 19, ये आपका हो गया 64। तो कहता है व्हाट विल बी द नंबर ऑन द राइट हैंड साइड इन द नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो में आपका जो है राइट हैंड साइड में कितना आएगा। तो अब देख रहे हैं ऑड नंबर को प्रेफरेंस दे रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो अगला क्या होगा, तो आपका 21, 22, 23, फिर आपका 25, फिर आपका 27। तो कितना नंबर, 1, 2, 3, नीचे में 4 रो, तो इसमें 5 नंबर आएगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो 27 के बाद 29। अब सबको जोड़ देंगे हम, तो जो आपका आएगा उसको देख लीजिए, 21, 23, 25, 27, 29। ठीक है, तो टोटल 125 नंबर आया, तो 125 आपका जो है इसमें दे देंगे। ठीक, 16 नंबर कहता है, मैं कुछ में पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैथ में आप इजीली 25 में 25 तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 23, 22, 23 आराम से, क्योंकि होता क्या है ना कि कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाता है, ऑप्शन देना कोई और हो जाता है कोई और। इस बार तो ऑफलाइन होने वाला है, तो ज़्यादा ही गलतियाँ होने के चांस है। ऑनलाइन में क्या होता है कि गलती से अगर कोई ए के बी भी अगर क्लिक हो गया तो उसको आप सुधार सकते हैं, है ना, बैकग्राउंड में। लेकिन इसमें तो एक बार आप भर दिए तो वो एम तो फिर वो दोबारा उसको कर नहीं सकते कुछ, इसलिए थोड़ा सा ऑफलाइन में अलर्ट होने की ज़रूरत है।
क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक है कोष्ठीकरण, कंपार्टमेंटलाइजेशन। यह क्या दर्शाता है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि उनकी क्षमता योग्यताओं के आधार पर यहाँ एक ही कक्षा के विद्यार्थियों का विभिन्न खंडों में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। सेकंड कहता है यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। और थर्ड है आपका कि यहाँ स्कूली व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। और डी नंबर कहता है कि देयर इज ए सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम फॉर द मैथमेटिक्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन है आपका ये थ्योरी बेस्ड। फिर से इसको देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक है कोष्ठीकरण, कंपार्टमेंटलाइजेशन। यह क्या दर्शाता है? तो उनकी क्षमता योग्यताओं के आधार पर यहाँ एक कक्षा के विद्यार्थियों का विभिन्न खंडों में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। सेकंड है यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। और यहाँ स्कूली व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। फिर कहता है यहाँ विद्यालय और कॉलेज के गणित के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर दिया हुआ है कि यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। ठीक है, देखते हैं इसका क्या है सॉल्यूशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन एक रक्षा तंत्र है जिसमें विरोधाभास की असुविधा से बचने के लिए लोग मानसिक रूप से परस्पर विरोधी विचारों, भावनाओं या अनुभवों को अलग करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक हो कोष्ठीकरण, कंपार्टमेंटलाइजेशन। यह प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक, तो अब ऑप्शन देखता हूँ। कहता है कि इन परीक्षाओं की व्यक्तिनिष्ठता, कभी कभी लगता है हिंदी अच्छा है, कभी लगता है इंग्लिश अच्छा है, तो इसलिए बाइलिंगुअल बुक होने का यही प्रॉफिट है। कहीं कि हिंदी आपको टफ वर्ड मिल जाएगा, कहीं कि इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी हिंदी बहुत अच्छा लगता है उसको, लेकिन उसमें भी कुछ अधिगम ऐसे वर्ड हैं लर्निंग दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो कोई बात नहीं, हम तो दोनों देखेंगे। द सब्जेक्टिविटी ऑफ दिस टेस्ट मेक देम कंटेक्सचुअल। इन परीक्षाओं की व्यक्तिनिष्ठता उन्हें संदर्भात्मक बनाती है। इन परीक्षाओं को केवल कम आबादी पर ही संचालित कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये बहुत अधिक रूप से पक्षपाती, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पक्षपाती हुआ तो क्यों उसको लागू करेंगे। ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। अच्छा, इन परीक्षाओं की व्यक्तिनिष्ठता उन्हें संदर्भात्मक, ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन एक डी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कौन सा होगा, तो डी दिया हुआ है कि एक मानकीकृत परीक्षण का कोई भी वह रूप जिसमें सभी परीक्षार्थियों को समान प्रश्नों के उत्तर देने के लिए या प्रश्नों के एक सामान्य बैंक से प्रश्नों का चयन करना होता है और मानक या सुसंगत तरीकों से स्कोर किया जाता है, जो व्यक्तिगत छात्रों या छात्रों के समूह में सापेक्ष प्रदर्शन की तुलना करना संभव बनाता है। ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। यह कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक, अब कहता है चाइल्ड परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन प्रॉब्लम इन द फॉलोइंग वेज। एक बच्चा है जो सब्ट्रैक्शन एडिशन को फॉलोइंग वे में इसको सॉल्व कर रहा है। 6 - 3 को 4 लिख रहा है वो। ठीक है, वो अपने जगह सही है, उसको बच्चे को कभी गलत नहीं मानना है। हाँ, वो जो कर रहा है सही है, बस उसको गाइड करके उस सही ट्रैक पर लाना है। ठीक, 6 + 4 10, 2 + 7 9 और 9 - 7 3। तो क्या सोच रहा है ऐसा कि इसको ऐसा लिख रहा है? जैसे जोड़ तो ठीक कर रहा है, 6 + 4 10, 2 + 7 9, लेकिन 9 में से 7 गया तो आना चाहिए 2, तो 3 लिख दिया। 6 में से 3 गया तो आना चाहिए 3, तो 4 लिख दिया, मतलब घटाने में एक जोड़ दे रहा है। ठीक, तो अब कहता है कि उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है। तो अब प्लेस वैल्यू, प्रोपोर्शनलिटी,
या काउंटिंग बैकवर्ड, या न्यूमरल एंड सेंस ऑफ नंबर, संख्याओं एवं संख्याओं का बोध, या काउंटिंग बैकवर्ड। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? जोड़ तो ठीक रहा है, तो कैसा क्यों कर रहा है वो? तो अब देखिए ये भी, तो अब देखते हैं इसका क्या आंसर है। सी नंबर दिया हुआ है, काउंटिंग बैकवर्ड। वो क्या है कि बैकवर्ड, पीछे से काउंट कर रहा हो, पश्चिगामी या पश्च गिनती करना, ठीक है ना। 6 में से 3 गया 4, अच्छा, तो इसका आंसर दिया हुआ है काउंटिंग बैकवर्ड, पश्चिगामी पश्च गिनती करना। तो इस बच्चे द्वारा गलत अवधारणा पश्चगामी पश्च गिनती करने से है। पश्चगामी पश्च गिनती करना, पश्च गिनती करने का अर्थ है पीछे गिनती, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को पीछे की ओर घटाना। जैसे 6 में से 2 गया 4, 9 में से 6 गया 3, तो इस तरीके से वो घटा रहा है, ठीक है, पश्चगामी। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है, तो गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु पहलुओं के। सेकेंड ऑप्शन है कि मेजर व्हाट इज इम्पॉर्टेंट नॉट जस्ट व्हाट इज इजी टू मेजर, जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उससे नहीं जो मापने में सरल हो। नेक्स्ट कहता है गणितीय समझ के आकलन में खुले सिर वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। खुले सिर वाले तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ता की प्रश्नपूर्ति प्रदान करनी चाहिए, ठीक। तो अब इसमें जो कह रहा है आपका आंसर ए नंबर, कि चेक फॉर जस्ट सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी रादर देन इट्स वैल्यूड एस्पेक्ट। मतलब गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। गणित में आकलन के प्रासंगिक पहलू। गणितीय समझ के आकलन में खुले सिर वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। खुले सिर वाले प्रश्न जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गणितीय आकलन में शिक्षक विद्यार्थियों का गणित विषय का आकलन कर प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रदान करता है। गणितीय आकलन का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का मापन करता है, न कि सरल मापन का, ठीक है। तो महत्वपूर्ण मापन का। फिर कहता है गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। तो इस तरीके से आपका ये जो है कम प्रासंगिक है, ठीक है तो सब इसमें सही, लेकिन ये थोड़ा कम प्रासंगिक है, मतलब लिस्ट रिलीवेंट है असेसमेंट इन मैथमेटिक्स, बाकी सारे ज़्यादा हैं, ठीक। नेक्स्ट कहता है व्हाट वुड बी द बेस्ट एग्जांपल फॉर द यूज ऑफ मैथमेटिकल गेम्स इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट द प्राइमरी स्टेज। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा? पहला कहता है कि आपका चिल्ड्रन आर गिवन सम टॉयज शोइंग नंबर्स एंड आर अलाउड टू प्ले फ्रीली, कि बच्चों को संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना चाहिए। बहुत सारा ऐसा आता है टॉय जिसमें नंबर, लेटर, ABCD लिखे होते हैं, तो उसको बच्चे खेल खेल कर याद करते हैं। सेकंड कहता है कि अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्थरों, डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करता या करती है। थर्ड ऑप्शन है आपका कि टीचर शिक्षक शिक्षिका खेल के मैदान में गणित का शिक्षण करा रही है, और बच्चों को वीडियो गेम खेलना सिखाना, क्योंकि ये गणितीय चिंतन को बढ़ावा देता है। तो आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ जूम इन कर कह रहा था कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण है? तो आपका बी नंबर दे रहा है इसका आंसर, कि अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ्य योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्थरों, डंडिया जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करता या करती है, ठीक है ना। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण बच्चों में गणितीय अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षकों को प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्थरों, डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करना है। नेक्स्ट है आपका एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होना चाहिए। पहला, यह प्रश्न में कई जटिल अवधारणाओं का समाकलन होना।
अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न देना, गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना, और नेक्स्ट कहता है आपका कि औपचारिक कलन विधि का अभ्यास करना। तो इसका आंसर सी दिया है कि गणित में कंटेक्सुअल प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। ठीक, क्वेश्चन क्या था कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तो कंटेक्सुअल प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में गणितीय संदर्भात्मक समस्याएं होना अनिवार्य है, जिससे बच्चों में गणितीय ज्ञान का विकास होता है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर कि स्थानीय विषय वस्तु और अस्वाद के राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देख रहे हैं ना, राष्ट्रीय मतलब करंट इशू से ज़्यादा क्वेश्चन, करंट इशू से ज़्यादा क्वेश्चन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है ना 2020, 1986 के बाद यही आपका जो है आपका संशोधन हुआ है, जो आपका 5334 कंसेप्ट पे चल रहा है। आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन का अर्थ को निरूपित करता या करते हैं? पहला कहता है कि शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए। सेकंड कहता है सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। और आपका थर्ड कहता है पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यालयों और समुदायों की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। और आपका डी कहता है कि पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। तो अब कौन सा इसका आंसर होगा? तो ये आपका मल्टीपल आंसर है 1, 2, 4। तो इसमें आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा तभी आप बना पाइएगा। ऐसे 3 और 4 इसका सही कह रहा है। 3 और 4 को हम लोग देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि विद्यार्थियों और समुदायों की आवश्यकता के मुताबिक, ठीक है, आज हमारा सोसाइटी क्या चाहता है, क्या उसको ज़रूरत है, उस अनुसार। जैसे नए स्किल पॉलिसी, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कही गई है कि बच्चों को 5वीं क्लास के बाद उनके स्किल के अनुसार उनको ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि वो बच्चे बड़े हों तो अनएम्प्लॉय ना रहे, उनको कोई ना कोई रोज़गार मिले, जॉब मिले। नहीं भी मिलता है तो खुद का कोई रोज़गार कर सकें। अगर वेल्डिंग का ही काम सिखा दो, उनको प्लम्बर का ही काम सिखा दो, या उनको कोई ऐसा काम जो हमारे समाज में ज़रूरत है, तो इस तरीके से स्किल पे जोर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी और आपका 3 और 4 सही है कि पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदायों की आवश्यकता के मुताबिक हो। और आपका 4 कहता है पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। तो इस तरीके से आपका डी नंबर ऑप्शन है कि स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्न अर्थ को निरूपित करते हैं। पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदायों की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। पाठ्य पुस्तक में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्रियों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब घिनों जैसे, इस तरीके इत्यादि को दशमलव संख्या में बदलने के लिए कहा जाता है तो वह इस प्रकार है। ठीक है, वो इस तरीके से बदलता है। तो कहता है लिखता है इस तरह से लिखता है। तो इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण इनमें से कौन सा होगा? एक्चुअली है तो गलत, वो क्या सोचकर ऐसा लिखा, ठीक है ना। तो कहता है कि कक्षा में उसका लापरवाह रवैया है, पहला। दूसरा कहता है कि वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है, या वह बिल्कुल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, वह एक अलग प्रकार की गणितीय कलन विधि का उपयोग कर रहा है, या वह गणित से डरा हुआ है और अतः यह त्रुटि कर रहा है। तो ये तो नहीं होगा, डरा हुआ तो नहीं है, डरा हुआ रहता तो बनाता ही नहीं, बना रहा है यानी वो अपना लॉजिक लगा रहा है। ठीक, ये ऑप्शन है। वह एक अलग प्रकार की गणितीय कलन विधि का उपयोग कर रहा है। फिर कहता है कि वह अंश अगर अलग प्रकार का लगाता तो कुछ अलग आता। इसमें तो कुछ ट्रिकी आ रहा है, क्वेश्चन को हम लोग देखिएगा क्या कर रहा है। 3/10 है तो इसको 0.3 करके और 1 जोड़ दिया। ठीक, इसमें भी 0.7 आना चाहिए तो 1 जोड़ दिया, इसमें 1.5 आना चाहिए तो 1 जोड़ के 2.5 कर दिया, यानी सबका जो आंसर सही होगा उसमें 1 जोड़ दे रहा है वो। ठीक, तो ये तो कहीं ना कहीं लॉजिक ही वो यूज कर रहा है। तो कह रहा हुआ अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। कक्षा में लापरवाह रवैया रहता तो ए और डी तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। बी और सी में थोड़ा सा है, तो आप ये कर सकते हैं कि वो बीचों बीच दशमलव में लगा रहे, लॉजिक ही तो है इसमें।
तो आप देख सकते हैं इसमें कह रहा है कि अवधारणा सबसे अच्छा स्पष्टीकरण यह है कि बच्चा अंश और हर को जोड़कर जैसे 10 और 3 13 तो 1.3 आया, 10 और 7 17 तो 1.7 आया, 15 10 25 तो 25 लिख दिया और उसको दशमलव दे दिया। तो इस तरीके से वो स्टेटमेंट को अपना लिख रहा है, दो अंकों के बीचों बीच लगा रहा है, ठीक है, जो दशमलव पॉइंट है 2 अंकों के बीच लगा रहा है। तो उसका ये लॉजिक है, उसको यही समझ में आया तो वही कर रहा है वो, तो गलत तो अपनी जगह है नहीं। तो वहाँ टीचर का रोल है कि उसको समझाए। नेक्स्ट है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिविजर टू प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट। एक शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला कहता है हस्त कौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाजियों के रूप में करें, जिनको विभिन्न तरीकों से बराबर समूहों में बांटे और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें। सेकंड कहता है अलग अलग शेषफल मिलने पर आधारित विभाजन की केवल 2 अंकीय समस्याएं दें। और सी कहता है आपका श्यामपट पर 1 या 2 विभाजन के प्रश्नों को हल करें और वांछित संबंध दर्शाएं। और 4 कहता है आपका संबंध को प्रमाणित करने के लिए गुणन एवं योग का उपयोग करें। तो इसका आंसर ए नंबर दिया हुआ है कि हस्तकौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंद, टोकनों आदि का उपयोग भाजकों के रूप में करें, जिनको विभिन्न तरीके से बराबर समूह में बांटे और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें। मान लेते हैं जैसे अब क्या क्वेश्चन कह रहा था कि एक शेष फल सर्वदा भाजक से कम होता है प्राथमिक स्तर से विद्यालयों को। अब देखिए अब क्या है ना कि ये आपका हो गया, ठीक है, तो अब ये हो गया आपका कौन सा भाजक और भागफल और ये आपका शेषफल। तो अब ये इससे कम होता है, ये कैसे पता चलेगा? तो अब क्या होगा कि 10 को गेंद रख लेगा, उसको क्या करेगा 5 से या 4 से डिवाइड करेगा, 4 से डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 10 को 4 से डिवाइड किया, ठीक, तो 4 2 जा 8 और यहाँ 2। तो अब देख सकते हैं ये दोनों का संख्या यहाँ बराबर हो गया, लेकिन बहुत सारा केस में इससे कम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हस्तकौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाजियों के रूप में करें, जिनको विभिन्न तरीकों से बराबर समूहों में बांटे और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें। तो अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन रहता है इसमें, यू कैन इजली अंडरस्टैंड। एक शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है, ठीक है, भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि यह है कि हस्तकौशल सामग्री मतलब खुद हाथों से कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाजियों के रूप में करें, जिनको विभिन्न तरीके से बराबर समूहों में बांटे और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें। जैसे एग्जाम्पल 51 टोकनों को 8 बच्चों में बराबर संख्या में बांटने पर कितना शेष टोकन बचेगा? बच्चे द्वारा प्रतिक्रिया 8 में बराबर की संख्या में बांटेगा टोकन। तो अब देखिए 8 6 48 होगा, तो 3 आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो अब क्या किया 51 टोकन लिया और 8 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया, तो 6 6 6 6 सब में बटा 48, तो रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो 8 बच्चों में 6 समान टोकन देने के बाद रिमाइंडर कितना बच गया 3 टोकन। तो अब उनको ये बताना कि शेष हमेशा भाजक से कम होता है, इसमें भाजक 8 बच्चे हैं। अब जो 8 बच्चे हैं ना, तुम लोग 8 को देखो, 8 बच्चे हो गए, रिमाइंडर कितना बचा 3। अब देखो इससे तो ये छोटा ही आ गया। तो इस तरीके से बच्चे भी इजली समझेंगे और आपके लिए भी आसान हो जाएगा चीज़ों को समझाना, रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया विजुअल टीचिंग, ठीक है ना, वो देखा आँखों देखा हाल, तुम देख रहे हो इस चीज़ को, तो ये अच्छा प्रोसेस है। नेक्स्ट है 25। वैने हैले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यीकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कहता है कि बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। चिल्ड्रेन आर एबल टू रिकॉग्नाइज ज्योमेट्रिकल शेप्स बाय देयर प्रॉपर्टीज। सेकेंड है एट दिस लेवल द ज्योमेट्रिकल थिंकिंग इज कंसर्न्ड विथ डिटेक्शन ऑफ थ्योरम। इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रमेयों के निगमन से संबंधित रहता है। फिर कहता है कि चिल्ड्रेन आर एबल टू रिकॉग्नाइज ज्योमेट्रिकल फिगर्स बाय देयर अपीयरेंस एंड फॉर्म्स। बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट कहता है एट दिस लेवल ज्योमेट्रिकल थिंकिंग इज कंसर्न्ड विद डिफिनेशन ऑफ रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप।
इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन सर ज्यामितीय आकृतियों की परिभाषाओं से संबंध होता है। तो आपका आंसर इसका दिया हुआ है सी नंबर दोस्तों, कि वैन हेले ने ज्यामितीय चिंतन में 5 स्वर दिए हैं, टोटल 5 स्वर दिए हैं। तो इसका सी नंबर हो जाएगा कि बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। ज्योमेट्री का मतलब हो गया फिगर, जैसे रेक्टेंगल है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रोम्बस है, ये आपका जो पैरेललोग्राम है, तो ये क्या होगा, ज्योमेट्री टोटल बेस्ड है आपका फिगर पे। तो वही क्वेश्चन कह रहा था कि मैंने हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यीकरण के बुनियादी स्तर पर अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं, जो लेवल 5 उन्होंने बताया है 5 स्वर कौन कौन से हैं, और 5 स्वर का इसमें दिया हुआ है। तो एक लेवल 0 शुरू होता है। तो लेवल 0 क्या है, तो लेवल शुरू करता है विजुअलाइजेशन, चक्षुषीकरण। इसमें बच्चों सिर्फ वस्तुओं को उनकी आकृतियों के स्वरूप और दिखावट के आधार पर वस्तुओं को पहचानने में सक्षम होते हैं। जैसे समोसे की आकृति को देखकर तो उन्होंने क्या बताता है, त्रिभुज बताने लगता है। बिस्किट की आकृति को देखकर आयत बताता है, और रोटी की आकृति देखकर वृत्त बताता है। ठीक है, तो क्या होगा, विजुअल इंस्पेक्शन। लेवल 1 जो कि सेकेंड आपका पार्ट है, एनालिसिस, विश्लेषण। इसमें बच्चा आकृति का उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है। बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है, वर्ग और आयत में क्या अंतर है उसको शुरू करना शुरू कर देता है। लेवल 2 जो का तीसरा है, अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिटेक्शन। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेवल बढ़ रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे आपका कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन और आंसर्स दोनों उपलब्ध हो रहे हैं बच्चों के लिए। लेवल 3 यानी 4th जो हो गया आपका टारगेट, औपचारिक, फॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा आकृतियों के सूत्र ढूंढने लगता है, फॉर्मूला भी शुरू कर देता है ढूंढना, क्या फॉर्मूला होगा। फिर आपका रिगर, दृढ़ता, लेवल 4 जो 5वां है, इसमें बच्चा अपने से ज्यामितीय चिंतन के आधार पर वस्तुएं बना लेता है। और अतः वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यीकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है कि बच्चा ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। अब आपका है 26 क्वेश्चन कि राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए सीपीडी जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। सीपीडी का अर्थ क्या है, सीपीडी, तो सीपीडी का अर्थ क्या है इसको देखते हैं हम लोग। सेंट्रल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कोर प्रिंसिपल डेवलपमेंट, क्यूरिकुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कंटिन्यूअस हमको लगता है क्यूरिकुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है आपका, डी नंबर दिया हुआ है। डी नंबर क्या है आपका, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसको याद कर लीजिएगा, सीपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि राष्ट्र और के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए सीपीडी जैसे अवसरों को आरंभ किया गया। सीपीडी का अर्थ है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सतत व्यावसायिक विकास। शिक्षकों को उनके क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ बनाए रखने में मदद करता है। इसका अर्थ है कि वे आज के छात्रों के लिए अधिक प्रासंगिक पाठ प्रदान कर सकते हैं। यहाँ उन्हें नए कौशल और तकनीक विकसित करने की भी अनुमति देता है, जो समग्र रूप से बेहतर शिक्षक बनने में मदद मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 27, मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उनके अनुसार उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में डैश की सहायता करता है। तो क्या होगा इसका, इवेल्युएशन हेल्प्स, मतलब मूल्यांकन विद्यार्थियों के सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उनके अनुसार उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में की सहायता प्रदान करता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, शिक्षक, माता पिता, फिर आपका शैक्षिक अधिकारियां या स्कूल निरीक्षक। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है, अब इसमें डाउट है। क्वेश्चन को देखते हैं, मूल्यांकन विद्यार्थियों के सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में उनके अनुसार उपचारित शिक्षण की योजना बनाता है। तो ये आपका शिक्षण आपका स्कूल में ही बनाया जाएगा आपका टीचरों के द्वारा। तो आपका ए नंबर हो जाएगा कि मूल्यांकन विद्यार्थियों के सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में शिक्षकों की सहायता करता है।
नेक्स्ट है 28 कि NCERT, ठीक है, नेशनल काउंसिल एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है। अधिगम प्रतिफल मतलब हो गया आपका लर्निंग आउटकम्स। तो 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना, पुनर्समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, और किसी 2 अंकीय संख्या में अंक के स्थानीय मान को घटाना। तो आपका सी नंबर दिया, एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना। तो देखते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। तो सी नंबर हो जाएगा आंसर कि NCERT के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों में अधिगम का प्रतिफल है, पहला 1 से 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना, ठीक है, 1 से 50 तक उसको याद होना चाहिए और लिख भी लेना चाहिए, बिना पुनर्समूहीकरण 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, ठीक, किसी 2 अंकीय संख्या में एक के स्थानीय मान को घटाना पहचानना, और जोड़ की अवधारणा का अर्थ है जोड़ घटाव गुना भाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कहता है कि कक्षा 1 के गणितीय अधिगम प्रतिफल के विकल्प सत्य सी नहीं है, सी सत्य नहीं है, ठीक है। जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, जोड़ का मतलब होता है जोड़ गुना भाग घटाव। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप प्रैक्टिस करके ही बना सकते हैं, इसमें अब कहीं कोई आपको कंसेप्ट मिलेगा नहीं, या नहीं मिलेगा तो आपको एग्जाम में छोड़ना पड़ेगा या रिस्क लेना पड़ेगा। नेगेटिव है नहीं तो छोड़ना कोई अच्छा बात है नहीं। कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उन्हें छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के लिए किस मोड का उपयोग यहाँ कर रहे हैं। पहला हो गया आपका दोस्तों अबस्ट्रैक्ट अमूर्त, सेकेंड हो गया दृश्य मापिता आइकॉनिक, और थर्ड हो गया अभिप्रदर्शन एनएक्टिव, और 4 हो गया आपका सांकेतिक सिंबॉलिक। तो देखते हैं इसका आंसर बी नंबर दिया है दृश्य मापिता, ठीक है ना, कि कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के लिए किस मोड प्रकार का उपयोग यहाँ कर रहे हैं। तो आपका हो जाएगा दृश्य मापिता आइकॉनिक। कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ द्वारा भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाना और उसके कुछ भाग को छायांकित करना। श्री जोसेफ यहाँ ब्रूनर के दृश्य आइकॉनिक सिद्धांत का उपयोग कर रहा है। ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत, ब्रूनर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ब्रूनर ने अधिगम के 3 सिद्धांत दिए हैं, अभिप्रदर्शन विधि इनेक्टिव मोड, दृश्य मापिता विधि आइकॉनिक मोड, और आपका सांकेतिक विधि हो गया सिंबॉलिक मोड। तो कहता है कि ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 माह तक अभिप्रदर्शन क्रियात्मक विधि, 18 से 24 माह तक दृश्य मापिता विधि तथा 7 वर्ष की आयु से आगे सांकेतिक विधि दृश्य मापिता विधि। तो कहता है इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य बनाकर प्रतिमा बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रतिकरण के माध्यम से सीखता है। तो इस तरीके का आपका एक्सप्लेनेशन है। आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 40 मिनट 48 मिनट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, शेप्स कैन हैव सेम पेरीमीटर बट डिफरेंट एरिया, ठीक है, शेप जो होता है सेम पेरीमीटर है बट डिफरेंट एरिया। फिर कहता है आपका शेप्स कैन हैव सेम एरिया बट डिफरेंट पेरीमीटर, मोर देन वन फिगर कैन हैव सेम एरिया, ये तो होगा नहीं सी नंबर। वॉल्यूम कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द डायमेंशन ऑफ ए फिगर, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, नॉट ट्रू के बारे में बोल रहा है, कौन सही नहीं है। तो वॉल्यूम कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द डायमेंशन ऑफ ए फिगर, तो किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया सकता। तो आपका हो जाएगा डी नंबर, ये सही नहीं है। तो अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो विकल्प ए में कहता है कि 40 मीटर तार से एक वर्ग और एक आयत बना सकते हैं, लेकिन उसका क्षेत्रफल भिन्न होगा, ठीक है ना। 40 मीटर का तार है तो उससे आयत और वर्ग भी बना सकते हैं, लेकिन उसका क्षेत्रफल भिन्न होगा, ठीक है। सेकंड कहता है कि किन्हीं दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, उनका परिमाप समान नहीं हो सकता, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, यह कथन सत्य है। और आपका सी नंबर कहता है एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, ये भी सत्य है। एक से अधिक क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल, अब सर्किल है ऐसा कोई इसका डायमेंशन लीजिए कि आपका ये जो स्क्वायर है उसका भी डायमेंशन, दोनों का क्षेत्रफल हो सकता है समान आ जाए, रिजल्ट डायमेंशन अलग अलग हो।
नेक्स्ट कहता है किसी आकृति के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जाने बिना भी उसके आयतन का अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपका कि यह कथन असत्य है, क्योंकि यदि किसी आकृति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यदि नहीं पता है तो कुछ आकृतियों का आयतन निकाल सकते हैं, जैसे घन का यदि विकर्ण पता हो। देख रहे कितना लॉजिकल क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं क्यू है, ठीक है ना, आपका ये क्यू है, तो क्यू का अगर लेंथ ब्रेथ और ये हाइट अगर पता नहीं है तो इसका मतलब आप इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। इसका अगर विकर्ण या डायगोनल पता हो तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो उसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। तो बिल्कुल कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं। तो यही हमारा सीरीज रहेगा। अब जो नेक्स्ट सीरीज आएगा आपका EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर आएगा, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।